नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक करंट की क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज दुनिया की कुछ बड़ी 3 मोटर जो कार कंपनियां हैं वो एक जगह मर्ज हो रही हैं। इसके अलावा चीन ने भारत से बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा एक लड़ाकू विमान बनाया जो भारत के विमानों की क्षमता के अनुसार कौन सा जो विमान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी बैठकों की अध्यक्षता की है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और हॉकी इंडिया लीग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? ठीक है, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसमें किया है? तो ध्यान रखना, लखनऊ में। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री द्वारा लखनऊ में एक अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसके अलावा लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का भी उद्घाटन किया गया है। कुंभ से भी ध्यान रखना, हाल ही में कुंभ से भी एक क्वेश्चन बना है कि उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बना है तो ध्यान रखना महाकुंभ बना है। फरवरी में ये जिला वापस निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है? लखनऊ में ध्यान रखना कि यहाँ का जो सांसद है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ का सांसद कौन है तो यहाँ का सांसद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। यहाँ के सांसद कौन है? राजनाथ सिंह है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री ने लखनऊ में इस अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। साथ ही में ध्यान रखना कि 25 दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री का जो हम जयंती के उपलक्ष्य में हम जो है सुशासन दिवस मनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो नई दिल्ली में प्रगति बैठक का 45वां, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रगति बैठक का जो 45वां संस्करण है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। दरअसल इस बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसमें ध्यान रखना कि इसमें 6 मेट्रो परियोजना, इसके अलावा जो भारत में ताप विद्युत परियोजना और 1 लाख करोड़ से अधिक की 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है कि वो परियोजना सही तरीके से चल रही है या नहीं। इसके अलावा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है कि अब हर स्टेट में लगातार धीरे धीरे सोलर पैनल पर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और हम जो है जीरो कार्बन इमिशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसमें इसके अलावा ध्यान रखना 45 संस्करणों में 19.12 लाख करोड़ की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। टोटल जो है 363 परियोजना है। और ये जो है आपका प्रगति, आपकी बात करें प्रगति की जो बैठक है ये 25 मार्च 2015 से शुरू हुई थी और ये बहुत सारी योजनाओं को एक जगह लाने वाला एक प्रमुख मंच है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन की अगर बात करें तो कावेरी इंजन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो कावेरी इंजन परियोजना 1980 के जो दशक में हमने पहली बार इसको बनाया था। ये हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस विमान है ना, हल्का लड़ाकू विमान तेजस को ये शक्ति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अब धीरे धीरे हम इसमें डेवलपमेंट करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि DRDO की स्थापना कब हुई है? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसके प्रमुख की अगर बात करें तो डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के प्रमुख है। DRDO के प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी DRDO की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है तो CISF जो एक फोर्स है CISF के द्वारा DRDO की सुरक्षा की जाती है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन। अभी आपने जितने भी एशिया से संबंधित जितने भी हॉकी से क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको एक लाइन में बता देता हूं। एशिया पुरुष हॉकी कप भारत ने जीता, एशिया हॉकी कप जूनियर वर्ग का भारत ने जीता है, एशिया कप वुमेन वो भी भारत ने जीता है, एशिया कप जूनियर वुमेन वो भी भारत के द्वारा जीता गया है। तो चारों जो एशिया कप हुए हैं वो भारत के द्वारा ही जीते गए हैं। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि हॉकी इंडिया लीग अब जैसे IPL चलता है तो ठीक IPL की तर्ज पर ही 2015 से हॉकी इंडिया लीग भी चल रही है।
तो अब की बार हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत में सबसे बड़ा जो हॉकी का स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, और ये है कहां पर? उड़ीसा में। इसका आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही शामिल है। कौन से वर्ग? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही शामिल है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि अब की बार हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं और इनकी प्राइस वैल्यू जो है वो कितनी है? 78 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है? 78 लाख रुपए है। क्लियर हो रही बात? इसके बाद अगला इसमें ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने बताया था ना कि वीडियो शुरू करने से पहले ही कि 3 बड़ी कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं? अपने आप को मर्ज कर रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना, होंडा, निसान और मित्सुबिशी 3 कंपनियां हैं। किस साल तक इन्होंने एकीकरण करने की घोषणा की है? तो होंडा, निसान और मित्सुबिशी कंपनियां 2026 तक तीनों में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। जापान की ये कंपनियां हैं और इनका ये कहना है कि जो टोयोटा कंपनी है उस टोयोटा कंपनी को बीट करने के लिए, पछाड़ने के लिए ये जो है शामिल हो रही हैं। अब इन तीनों के विलय से 50 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी जिसकी वार्षिक बिक्री 8 मिलियन, मतलब तीनों मिलकर जो है 8 मिलियन गाड़ी बेचेंगी, जिससे टोयोटा, पहले नंबर पर टोयोटा है, दूसरे नंबर पर VW, इन दोनों को ये पीछे छोड़ने के लिए ये आपस में जुड़ रहे हैं। पहले नंबर पर टोयोटा है सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने में, दूसरे नंबर पर VW है, इसके पीछे जो है ये तीसरे नंबर पर हो जाएगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जून 2025 तक अंतिम समझौते पर ये पहुंच जाएंगे और 2026 से तीनों मिलकर ही गाड़ी बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पेपर में, मैं तुम्हारे कह रहा हूं, ये पेपर में आपके आएगा कि चीन के नए स्टेल्थ विमान का नाम क्या है? चीन ने एक नया विमान अभी लॉन्च किया है जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी जो उसके आस पड़ोसी देश हैं वो सब जो है सकते में आ गए हैं कि इतना शक्तिशाली विमान अभी अमेरिका के पास भी नहीं है जितना चीन के द्वारा विकसित कर लिया गया। इसका नाम क्या है? J-36। ठीक है, नाम ध्यान रखना, इसका क्या है? इसका नाम J-36 है। अगर बात करें J-36 से, तो इससे विश्व स्तर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है कि अब चीन जिसे भी चाहेगा उसको बड़े आराम से क्या कर सकता है? पछाड़ सकता है। अब इसमें ध्यान रखना कि चीन ने अपनी जो सेना को आधुनिक बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा जो है इसको बनाया। मैंने आपको कल बताया भी था कि चीन अभी अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, वो भी चर्चा में है, जिससे भारत की चिंता काफी बड़ी हुई है। भारत और चीन के बीच अभी हाल ही में LAC के बीच जो विवाद था उसका समझौता हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक आता है हैंड टू हैंड। ठीक है, हैंड टू हैंड एक जो युद्ध अभ्यास है, हैंड टू हैंड जो एक युद्ध अभ्यास है, ये किसके बीच होता है? तो आप ध्यान रखना है कि ये भारत और किसके बीच? भारत और चीन के बीच होता है। क्लियर है? किसके बीच? भारत और चीन के बीच होता है। एक है पार्कर सोलर प्रोब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उससे बनने की संभावना है। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह से 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अपनी जो है एक जगह निश्चित कर ली है और अभी तक मानव के द्वारा सूर्य के सबसे निकटतम पहुंचने वाली चीज जो है ये बन गई है। और ये ध्यान रखना कि इसे जो है USA की जो एस्ट्रोनॉट कंपनी है जिसका नाम क्या है? नासा के द्वारा इसको छोड़ा गया है। इसमें ध्यान रखना कि अब नासा से इसको 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। 2018 से और अब तक, 2018 से अब तक ये सूर्य के निकट जा रहा था और सूर्य से अब ये केवल 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया है। तो अभी तक मानव के द्वारा भेजी गई सबसे सूर्य के निकट जो है ये वस्तु बन गया है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि ये समापन से पहले रिकॉर्ड स्थापित करने की उड़ान में से एक उड़ान मानी जाती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने सूर्य के पास चीजें भेजी हैं इतनी निकट तक नहीं पहुंची। तो हम सूर्य के किरीट, सूर्य के कोरोना और सूर्य के नाभिकीय संलयन के बारे में और अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
नासा के बारे में आपको बता दूं तो नासा जो है यूएसए की एक कंपनी है। हाल ही में करंट का क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में क्या करने वाले हैं, राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उन्होंने नासा के नए प्रमुख की घोषणा कर दी है। नासा के नए प्रमुख जेरेड इसाक मैन है। कौन है? जेरेड इसाक मैन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ध्यान रखना, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि मेलबर्न क्रिकेट एसोसिएशन या मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये हर बार क्या करता है? दुनिया के जो महानतम क्रिकेटर रहे हैं, महानतम जो अपने क्रिकेट के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या करता है? ये सदस्य बनने का एक न्योता देता है। तो भारत के किस खिलाड़ी को एमसीसी में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आंसर आपके सामने है ही। आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को एमसीसी में मानद सदस्य बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया था और सचिन तेंदुलकर ने इसको स्वीकार कर लिया। ये इनको जो इसमें शामिल किया गया है, इसलिए शामिल किया गया है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में 24 साल तक क्रिकेट खेला है और उस क्रिकेट को दुनिया के सामने बुलंदियों तक पहुंचाया। उस सम्मान के लिए सचिन को जो है एमसीसी क्रिकेट क्लब में शामिल किया गया है। आईसीसी आपको ध्यान रखना है, क्या है? आईसीसी पूरी दुनिया का जो क्रिकेट होता है उसको कंट्रोल करने वाली एक संस्था है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर मुख्य जो है दुबई में है। आईसीसी के जो हेड हैं वो जैसा बने हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड है उनका नाम शम्सी सिल्वा है। क्या नाम है? शम्सी सिल्वा है, सॉरी सम्मी सिल्वा। और सम्मी सिल्वा जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कहां के है तो ध्यान रखना, सम्मी सिल्वा श्रीलंका के हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो बीबीएसएसएल की भूमिका की समीक्षा की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है? दरअसल ये बैठक हर बार 2015 से लगातार गृह मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि इस समय गृह मंत्री के पास दो मंत्रालय हैं। एक गृह मंत्रालय, दूसरा सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय की ये बैठक है और इसको अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसमें ये मतलब बात की गई है कि हम नई टेक्निक के जो बीज हैं वो लेकर आ रहे हैं, उससे हमारी उपज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी जो मिट्टी खराब हो रही है उसमें सुधार किस तरीके से आ सकते हैं, उसको लेकर जो है ये बात चली है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि सहकार से समृद्धि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है उसको जो है ध्यान में रखते हुए ये बीजों के संरक्षण, प्रचार प्रसार के बारे में जोर दे रहा है। ध्यान रखना, बीबीएसएसएल की फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय बीज शक्ति समिति लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन के एनबीएल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? एनबीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर संदीप शाह को। डॉक्टर संदीप शाह को एनबीएल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको तब पता है कि विश्व बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है? विश्व बैंक के चेयरमैन है अजय बंगा। इसके बाद है ओसबोर्न स्मिथ। आपको पता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो हेड हैं वो कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एमवी राव। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगली, और अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें ध्यान रखना है कि एनबीएल ये क्या करती है? ये एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर को चुनती है और जो प्रयोगशालाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं देश में, उन सभी के बारे में इसमें डिटेल में जो है बातें होती हैं। और वो सारी चीजें जो देश में जितनी रिपोर्ट आ रही है, जितने आंकड़े इकट्ठे करने हैं, वो इसी का काम होता है। तो आज आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। फिर अब कल की क्लास से हम जो है स्टैटिक जीके और करंट दो तरह की क्लासें पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई तरीके से। धन्यवाद।